नमस्कार, आपके चैनल एकेडमिक फ़कीर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ झारखंड के गुमला से अनीश खाखा जी है, जिन्होंने अभी मास्टर्स ख़त्म किया संस्कृत से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। तो इस वीडियो में रांची, गुमला या फिर झारखंड के किसी इलाके से छात्र का क्या अनुभव होता है दिल्ली में आने के बाद, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनीश खाखा जी, क्या आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मुझको इस चैनल में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद भैया। मेरा नाम अनीश खाखा हुआ। मैं झारखंड गुमला डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी मैट्रिकुलेशन संत पीटर्स हाई स्कूल टोंगो से हुई है, 11-12 संत जेवियर्स कॉलेज रांची से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी रांची से हुई है। और वर्तमान में मैं यहाँ पे जो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मास्टर्स सभी संस्कृत में मैंने कंप्लीट किया है और मैं आगे अभी यूजीसी नेट की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अब तो खाखा जी, आप ये बताइए कि संस्कृत पढ़ने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं हाई स्कूल में था उस समय बचपन से ही मैं संस्कृत में जब मैं पढ़ने लगा उसको, तो मुझे मतलब उस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब और सब्जेक्ट से अलग लगने लगा। और जब मैं उसको पढ़ता था तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आती थी और उसमें जो मार्क्स मुझे मिलते थे, तो जैसे 80 रहेगा तो 80 में 79, 75, 78 इस तरह का मार्क्स आता था। मतलब संस्कृत में वो मैथ्स की तरह अगर आप सही उसको बनाए हैं तो मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो वहाँ से मेरी इंटरेस्ट जगी कि शायद इसमें कुछ किया जा सकता है। फिर भी जब थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में जब रांची आया तो लोग मतलब गाइड करने लगे कि नहीं, आपको साइंस पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़ोगे तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, साइंस पढ़ोगे तो आपका रास्ता खुला रहेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने रांची में आकर के मैंने सुनने लगा। जब मैं इस बात को मैं सुना तो मेरे को लगा कि चलो बोल रहे हैं तो इसमें साइंस पढ़ लेते हैं। जब मैं घुस गया, पढ़ने लगा, तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। जैसे सबसे पहले मेरे को लैंग्वेज, मेरे को इंग्लिश अच्छे से आती नहीं थी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था और वहाँ जो लैंग्वेज का जो बाद में सफ़र करने लगा, मैं हिंदी में मैं कुछ और पढ़ के आया हूँ, वहाँ इंग्लिश में कुछ और पढ़ रहा हूँ। तो मुझको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, जो समझने में जो तकलीफ़ होती थी, उस चीज़ को मैं बयां नहीं कर सकता था। और जब मैं कॉलेज में जब मैं पढ़ता था उस समय वो टीचर अगला जो पढ़ा रहा है, जब वो इंग्लिश से बोलता था, जब मैं उसको हिंदी से मैं पूछता था मैम इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो वो लोग सीधा बोलता था कि मतलब आप घर में ये काम को करके आइए, यहाँ पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। इस तरह की बातें होती थी। तो कहीं ना कहीं एक हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होना और प्लस हमारी जो मातृभाषा में हम सीख के आए हैं, मातृभाषा से क्या है आपका मातृभाषा? मेरी मातृभाषा है कुड़ुक, और कुड़ुक से हिंदी, फिर हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होना। तो जो लैंग्वेज का जो वोकैबुलरी है और जो सेंटेंस का जो भाव है ना, उसको समझना और पकड़ना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से मतलब 12th तो मैं किसी तरह साइंस में मैं कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझको लगने लगा कि भाई अब नहीं होगा आगे का पढ़ाई साइंस में, ये बहुत टफ है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है जिसको मैं कर सकता हूँ, या तो मेरा बैकग्राउंड में जो सब्जेक्ट अच्छा था। तो मुझे स्नातक किससे किया आपने? फिर मैंने उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ये संस्कृत पढ़ा जाए। वहाँ से मेरी संस्कृत की जर्नी शुरू हुई। फिर जब मैं संस्कृत में गया तो ग्रेजुएशन मैंने जब ज्वाइन किया, उस समय मैंने देखा कि अब एक इंग्लिश थोड़ा पकड़ में आ गया था, साइंस मैथ पकड़ में आ गया था कि चलो मतलब ये है। लेकिन फिर भी अब उम्र ऐसा रहता है कि किसको चुने किसको छोड़े, उस उम्र में डिसीजन लेना सबके बस की बात नहीं है। और मेरे लिए तो ये चैलेंज भी था कि मेरे पीछे गाइड करने वाला कोई नहीं था। बस हम दुनिया की भीड़ में निकल गए, जो लोगों से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। मतलब प्रॉपर गाइडेंस कि तुम ये पढ़ोगे तो तुमको इसमें प्रॉपर लाइन दिखेगा, ये गाइड करने वाला कोई नहीं। तब मैंने संस्कृत में स्विच किया और संस्कृत में जाने के बाद में भी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लगा कि बहुत टफ लगने लगा कि भाई ये तो साइंस से भी ज़्यादा टफ है। क्योंकि जब आप संस्कृत को पढ़िएगा तो 12th तक आपको ज़्यादा कठिनाई का महसूस नहीं होता है, समझ में इजी ही ऐसा लगता है। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन में स्विच कीजिएगा, सिद्धांत कौमुदी पढ़ना शुरू कीजिएगा, आप तर्क भाषा पढ़ना, ये तर्क संग्रह पढ़ना शुरू कीजिएगा, आप कालिदास के ये नाटक वगैरह पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो आपको थोड़ा जब
संस्कृत में पढ़ने लगिएगा तो भाषा को समझने में और उसके भाव को समझने में कठिनाई होने लगती है। लेकिन धीरे 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 मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं साइंस छोड़ के आया हूँ, फिर इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, अभी बीच में छोड़ के भी नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने उसी में मेहनत करके फिर से मैंने उसको कंटिन्यू किया मैंने, और फाइनली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं संस्कृत सब्जेक्ट में ही, और उसी के साथ में मेरे जो गुरुजन थे जिसने मुझे ग्रेजुएशन में पढ़ाया, वो लोग एक ही बात बोला था कि मतलब एक CUT एग्ज़ाम होता है। अच्छा। हाँ, तो वो मास्टर लोगों से पता चला हाँ, था? वही टीचर लोग मतलब बोला था कि CUT एग्ज़ाम होता है, तुम दे सकते हो। मतलब प्रॉपर दो इस तरह का नहीं बोला गया था, और मैं भी कंफर्म नहीं था, मुझे भी CUT के बारे में ABC पता नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो फॉर्म भर देना, ये बोला गया, तो मैंने फॉर्म भर दिया। और टीचर बोले कि यहाँ वहाँ से पढ़ना, जैसे एक यहाँ JNU के ही संस्कृत स्पेस पढ़ाता था, CUT का तैयारी करवाता था। क्या नाम बोले उसका? संस्कृत स्पेस चैनल। संस्कृत स्पेस। हाँ, तो उसमें मैं कुछ बहुत वीडियोस वगैरह देखा था। और जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय अभी जो यूट्यूब की दुनिया में इतनी सारी कंटेंट है ना, वो नहीं थी। और एक बच्चा गाँव से उठ करके आया है, जिसका एक तो वहाँ पर हमारे लिए टीचर्स का भी कमी थी। कोरोना में लोग टीचर्स चले गए, अब टीचर्स की भी कमी है, प्लस सिलेबस भी पढ़ना है, तो दोनों को बैलेंस करना और खुद से करना है। और वहाँ जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं है। वेल क्वालिफाइड टीचर एक ही टीचर है, वो अपने एकेडमिक वर्क में बिजी है, अपने डिपार्टमेंट को संभालने में। हमें पढ़ाएगा कौन? वो क्लर्क बन गया है। हाँ, क्लर्क बन गया। मतलब एक प्रोफेसर जो बना हुआ है वो क्लर्क बन गया। तो ये स्थिति है झारखंड की, जो उस शिक्षा की। तो उससे निकलना भी मेरे लिए मतलब एक अपने में एक चुनौती थी मेरे लिए। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, हमको तो किसी तरह पहुंचना है, जाना है। तो फिर मैंने उसमें लग गया कि अच्छा चलो ठीक है, जैसा भी है जो भी है, अपना हम मेहनत करते हैं, फल देना आना नहीं आना वो बात की बात है। लेकिन फाइनली मैंने CUT में मैंने मतलब क्रैक किया। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि जब 7 रैंक था मेरा, तो मेरे से पहले जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो लग रहा था कि अब नहीं होगा JNU में मेरा एडमिशन। पता नहीं हो गया, सीट भर गया, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट निकल चुका था, सेकंड लिस्ट भी निकल चुका था। मेरा सिलेक्शन 3rd लिस्ट में हुआ, क्योंकि मेरा 7 रैंक था। अच्छा। हाँ, तो शायद मेरे को लगता है कोई ना कोई मेरे से पहले थे, वो लोग सीट छोड़े होंगे, तब जाके मेरे को वो सीट मिला है। तो JNU में एडमिशन लेना, एक मेरा ST सीट में मेरे डिपार्टमेंट में केवल 5 सीट थी। अच्छा। और पूरे इंडिया से लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। जी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए जी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन एक बोलते हैं भाग्य बोले या भगवान की कृपा बोले, मैं तो इस सब में ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, मेहनत पे ज़्यादा यकीन करता हूँ। लेकिन मेरा मतलब हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से जब मास्टर्स में भी आया, तो मास्टर्स में भी आने के बाद में भी जब मैं क्लास जाने लगा तो देख रहा हूँ ऑल इंडिया से लोग आए हैं, पढ़ रहे हैं, और इतने विद्वान लोग हैं। एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा सागर भैया गुरुकुल से पढ़े हुए लोगों से, क्योंकि वो लोग बचपन से संस्कृत पढ़ के आए हैं, और मैं कुरुक से हिंदी से संस्कृत, फिर इंग्लिश, फिर संस्कृत। तो मतलब वो एकदम बहुत बड़ा चैलेंज था, और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर में बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं मैं यहाँ आया हूँ, मास्टर्स भी कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये सबसे बड़ा डर था। इसीलिए मैंने मतलब जब यहाँ आया तो एक तो आपको यहाँ खाना पीना चेंज हो गया, यहाँ की लोगों की भाषा शैली चेंज हो गई, यहाँ का रहन सहन चेंज हो गया। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए तो था कि चलिए लोगों से मैं मिल के बात कर लूँगा, मैं सोशल हो सकता हूँ, लेकिन खाना पीना और इन्वायरमेंट जो यहाँ का दिल्ली का जो मतलब पोल्यूशन बोले या तो फिर खाना पाना चेंज, वो चावल बोले दाल बोले, सारा चीज़ जब वो चेंज हो गया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरा बॉडी एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से दिक्कत हुआ। तो अब पढ़ाई में अलग लेवल है कि आप जब नए जगह में आते हैं और हायर इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो मेरा बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ा हूँ। तो मतलब मेरा चैलेंज, अगर कोई इंसान जो अच्छा इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, वो अगर इजीली कोई चीज़ को करते जा रहा है, तो हमको उसको 4 गुना उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये मेरे लिए चैलेंज था। इसलिए मतलब फर्स्ट ईयर तक, मतलब ऐसे तो मैं मास्टर्स में पूरा रेगुलर क्लास किया, मैं कभी क्लास मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर हम टीचर के पास जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, ऐसे ही वापस नहीं आएंगे। कहते हैं ना कि अगर किसी को ठंडी लग रही है तो आग के पास जाओगे, तो तुम चाह के भी तुम आग के सामने तुम बोलोगे कि हमको गर्मी नहीं चाहिए, आग तो गर्मी देगा ही ना।
तो यही फंडामेंटल मैंने इस चीज़ को मतलब प्राकृतिक से ही एक उदाहरण ले करके सेट करके गया अपने अंदर में कि चलो जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और फाइनली हुआ कि मास्टर्स कंप्लीट करते 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 मुझको संस्कृत का धीरे धीरे समझ आने लगा कि हमको कितना पढ़ना है और हम कितना पढ़े हैं और हमको और कितना मेहनत करना है। तो ये मेरे ऊपर में समझ आया और अभी भी मुझको लगता है कि जितना पढ़ा हूँ वो मेरे लिए कम है, मुझको और मेहनत करने का ज़रूरत है। तो इस तरह से मेरा मतलब 2 साल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक क्लास होती थी, तो 9 से 6 क्लास करो, फिर आओ, फिर ये डिनर करो, डिनर करने के बाद में लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से 1-2 बजे रात को आओ, आने के बाद में फिर सो जाओ, फिर सुबह 8 बजे आपको उठ के रेडी होकर क्लास जाना है। तो इस तरह का मेरा 2 साल का शेड्यूल कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। मेरा सेमेस्टर भी क्लियर हो गया, मेरा रिजल्ट भी अच्छा हो गया। तो इस तरह से मेरा 2 साल का मास्टर्स कंप्लीट हो गया। हाँ। अच्छा, मैं भाषा का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अक्सर संस्कृत के अध्यापक और संस्कृत के छात्रों से ये बात मैंने सुना है कि संस्कृत जो है एक प्राचीन भाषा है। तो क्या संस्कृत आपके कुड़ुक से भी पुराना है? और अगर संस्कृत प्राचीन भाषा है तो क्या कुड़ुक और संस्कृत में कोई समानता है कि कुड़ुक और संस्कृत पूरी तरीके से एकदम अलग भाषा है? देखिए, जब हम प्राचीनता की बात करते हैं तो इसका कोई मतलब आधार होना चाहिए कि आप किस आधार पे इसको प्राचीनता मान रहे हैं। मतलब प्राचीनता का परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है कहने का मतलब। तो अगर हम देखेंगे तो एक तो किसी भी भाषा की प्राचीनता या तो हमारी लिपि से होती है या तो हमारी उसकी रचना की काल से होती है। राइट। हाँ। तो इस तरह की पैमाना है। हालांकि मैं भी भाषाविद तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जानकारी जितना है मैं उतना मैं बोल रहा हूँ कि अगर संस्कृत प्राचीन भाषा है तो हम उसको अगर उसकी लिखित प्रमाण के आधार पे हम मानते हैं तो भैया जिसकी लिखित प्रमाण नहीं है, जो मतलब बहुत पुराने काल से ही मतलब वाचिकता के आधार पे ही आ रहा है, जिसका कोई दस्तावेज नहीं है, तो क्या हम उसको प्राचीन ना माने या उसको प्राचीन माने हम? या संस्कृत अगर इसकी लिखी हुई तो इसको प्राचीन माने, उसको ना माने? मतलब बहुत ऐसे भाषा है जो मौखिक है, लिखित नहीं है। लिखित नहीं है। आज भी अभी हमारी आदिवासी भाषा तो कुड़ुक की भाषाएं तो अभी पोथी में आना शुरू हुई है। कितना दिन पहले? ये तो मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता पाऊंगा, मतलब लेकिन हाल ही में आना, हाल ही में ज़्यादा ये पोथी में मतलब दस्तावेजीकरण जो शुरू हुआ है वो ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएं तो हम कब से चले जाएं? हम 19वीं सदी 18वीं सदी से हम देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, उससे ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब हो भी जाएगा, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन मेरे जानकारी जितना है मैं उतना ही मैं बोलूँगा। ठीक है। हाँ। तो इस तरह से प्राचीनता जब हम बोलते हैं, जहाँ तक मैंने अभी संस्कृत में मैंने पढ़ा है, किसी भी विद्वान ने जो संस्कृत जो वैदिक काल की बात करे या तो वेद की बात करे, वेद की कालों की बात करे, या तो संस्कृत की जो भाषा की बात करे, मतलब काल के आधार पे तो किसी भी विद्वान है, हम मैक्स मूलर को लें या तो फिर आपका दयानंद सरस्वती को लें, जितने भी विद्वान ये पश्चिमी के या तो भारतीय के जो विद्वान काल के बारे में स्पष्टीकरण मतलब पूरी तरह से मतलब यही काल है ये किसी ने घोषित नहीं किया है। मतलब सब चीज़ अनुमानित है अभी तक। अच्छा, अनुमान के आधार पे ही ये बोला गया है। तो कुड़ुक के अलावा और क्या क्या भाषाएं हैं वहाँ पे? क्या क्या भाषा बोला जाता है झारखंड में? झारखंड में एक्चुअली मतलब 32-33 जनजातियाँ हैं। तो लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है, जैसे कुड़ुक है, मुंडारी है, हो है, संथाली है, उसके बाद में आपका मतलब ट्राइबल भाषा में तो यही सब है। और भी भाषाएं हैं जो कि मेरे स्मरण में तो अभी नहीं है, लेकिन लगभग इतनी भाषाएं हैं वहाँ पे, मतलब जो प्रचलित हैं, मतलब जो मतलब बोली जाती है अभी, जिसको हम बोलते हुए लोगों को हम देखते हैं, इस तरह की ये भाषाएं हैं। जब आप कॉलेज से अपने गांव वापस जाते हैं तो यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का शिक्षा और आपका जो वहाँ पे पारंपरिक जो शिक्षा आपको मिला है, उसके बीच में कोई तनाव नज़र आता है? आपको सामंजस्य बनाने में दिक्कत होता है कि सामंजस्य बना लेते हैं? नहीं, सामंजस्य बनाने में दिक्कत तो होती है, क्योंकि एक अगर जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ा लिखा इंसान
अगर गांव में चले जाए जहां लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो मध्यम लेवल पे पढ़े हैं, एक होता है ना साक्षर और शिक्षित होना, दो डिफरेंट बात है। जी जी जी। तो उस स्तर पे आप जाइएगा, तो वहाँ जाइएगा तो आप लोगों के साथ में थोड़ा सामंजस्य बैठाना, उनकी सोच के अनुसार चलना या तो उनको अपनी सोच तक खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि गांव के लोग अभी भी उनको लगता है ना कि एजुकेशन का उनको इम्पोर्टेंस अभी तक पता नहीं है कि लेवल क्या है। तो बड़ा दिल्ली में पढ़ लिया और यहाँ के हम लोग को ज्ञान दे रहा है। मतलब इस तरह की जो भाषा होती है तो लगता है भाई इनको क्या समझाऊं। मतलब फिर आपका अपने ऊपर में जो क्षमता है ना उसको देने के लिए या उनको अपलिफ्ट करने के लिए बोलना मतलब बड़ा मुश्किल है। उनके साथ में सामंजस्य बैठाना, इसीलिए संभल के उनसे बात करना पड़ता है कि किस बात को हम बोले, किस बात को हम ना बोले। इस तरह की बातें हैं। नाराज़ हो जाते हैं? नहीं, नाराज़ तो नहीं होता हूँ, लेकिन तो अपना ही समाज वो नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, वो नाराज़ हो जाते हैं तो अपने आप में ठीक नहीं लगता। मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं ना। तो मैं तो समझ रहा हूँ चीज़ों को कि मतलब ये इस तरह का है तो यहाँ चुपचाप रहना है, यहाँ पोलाइटली बोलना है। जैसे दिल्ली के लोग यहाँ पढ़े हुए रहते हैं ना, जब गाँव जाते हैं ना तो गाँव जाते हैं तो यहाँ की जो भाषा है, जैसे मैंने दिल्ली फर्स्ट टाइम में आया तो लोग थोड़ा बोलने का टोन जो है पोलाइट नहीं है यहाँ पे। अब दिल्ली में जब ऑटो वालों के पास जाइएगा पोलाइटली बोलिएगा तो आपको बेवकूफ़ समझेगा, वो डांट रपट के ही बोलेगा। तो वो गांव में जाइएगा और इसी लैंग्वेज में आप बात कीजिएगा ना तो आपसे वो नाराज़ हो जाएगा गांव का आदमी। तो पोलाइटली बात करो मेरे से, ये डिफरेंस है। तो यहाँ इसको मैंने भी अनुभव किया। हाँ, तो इस तरह का जो डिफरेंस है ना, तो कभी कभी इसी बात पे मतलब वो लोग गाँव का लोग बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर जब आप ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा ना तो अंदर जो गुस्सा फूटता है ना वो बोल भी नहीं पाएगा कि तुम इस तरह का बोल रहे हो, हमको चोट लग रहा है। लेकिन कब हमला कर देगा उसी गुस्सा का पीछे से आप कह नहीं सकते हैं। तो ये एकदम जेन्युइन। इसलिए मैं गांव जाता हूँ तो मुश्किल से 2-3 दिन रुक पाता हूँ घर में। घर में माँ बोलेगी तुम गाँव आते हो 2 दिन भी नहीं रुकते हो, मतलब क्या बात है। अब गांव जाऊंगा तो मेरे थिंकिंग का लेवल का लोग रहेगा बात करने, तभी ना मैं रुक के बात कर पाऊंगा। मुझको एक मतलब बेचैनी महसूस होने लगती है अब, जब मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स में आने के बाद में, पढ़ने के बाद में मतलब वो अपने लेवल के लोग मिल जाते तो मैं उनके साथ रहता, इस तरह का अनुभव होने लगता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या नाम बताया आपने अपने गाँव का? ये गुमला डिस्ट्रिक्ट आपका चैनपुर कांसे टांगा टोली है। ठीक है। आप जो अभी यहाँ सीखें, जो भी आप शिक्षा प्राप्त किए यहाँ से, शिक्षा का मतलब कि सिर्फ जेएनयू की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब दिल्ली में रह के जो भी सीखे आप, जो भी समझे, उससे आप अपने गांव को कैसे फ़ायदा पहुँचाइए? गुमला का क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, या तो आपको पैसा कमाना है, या तो आपकी सोच को बढ़ाना है, या तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को मतलब मेंटेन करके रखना है, या तो अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी जो पारंपरिक जो व्यवस्था है गांव की, अगर इन सबको सुरक्षित रखना है और उसको सस्टेन करना है तो आपको शिक्षा ज़रूरत है। और वो ऐसी शिक्षा जो प्रोडक्टिविटी शिक्षा हो, क्रिएटिविटी शिक्षा हो। ये नहीं कि हम शिक्षा ले लिए, शिक्षा लेने के बाद में नौकर तो बन गए, नौकर बनने के बाद में क्या? अगर हम नौकर किसी पोस्ट में, हम झारखंड पे, अपने स्टेट पे, अपने गांव पे, कहीं पर भी हम किसी भी पोस्ट पे हम बैठते हैं और बैठने के बाद में अगर हम नौकरी तक सीमित रह जाते हैं, कि अपने घर परिवार तक पैसा कमा के सीमित रह जाते हैं, हमारी कोई नौकरी से हमारा कोई विजन नहीं है, तो वो नौकरी कोई काम का नहीं है। इसीलिए मैं यही बात मैं इसीलिए बोला कि हम पढ़ लिख के हम जॉब में आ गए या कहीं भी हम पोस्ट पे बैठ गए, या तो हम बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन हम और आप कहीं पर भी हम बैठ रहे हैं, आप लोगों के साथ में आप एक ढंग का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, एक आपका उच्च स्तर का आपका सोच नहीं है जी, तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, आप सिर्फ साक्षर हुए, आप शिक्षित नहीं हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की है। मैंने तो ऐसा भी देखा है जो खुद को समाजशास्त्री कहते हैं या मानव शास्त्र, नरतत्ववादी जो कहते हैं, खुद को एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको इंसान का समझ नहीं है, उनको इंसान से कैसे व्यवहार करना चाहिए उसका उनको बोध नहीं है, और लेकिन खुद को वो समाजशास्त्री और मानव शास्त्री और ना जाने क्या क्या सब अंग्रेजी में बोलते रहते हैं। खैर, आप अपने जनजाति का कोई ऐसा परंपरा है या फिर आपका जनजाति का कोई ऐसा खूबी है जो आप गर्व के साथ दुनिया के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, एक तो अगर भाईचारा, प्रेम, विनम्रता
अगर देखेंगे अभी कहीं पे अगर किसी जनजाति में है बोलेंगे या किसी के ऊपर में, तो बिना पढ़े लिखे मतलब जो एजुकेशन बिल्कुल नहीं लिया हो। अभी तो खैर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन मैंने मतलब बुजुर्गों को देखा है जो एक भी एजुकेशन ABC तक नहीं पढ़ा है, लेकिन भाईचारा, प्रेम, विनम्रता और धैर्य जिसको बोलते हैं, वो चीज़ अगर किसी के ऊपर में है तो आदिवासियों के ऊपर में है। मैं इसलिए ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो संस्कार आया है ना, ये प्राकृतिक से आया है, नेचर से। हम जब हमको कुछ अन्याय होता है हमारे साथ में, तो मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, ये फील कैसे होता है? ये मतलब सोच के देखिए, जो नहीं पढ़ा लिखा इंसान भी उसको अन्याय हो रहा है तो उसको पता चलता है, महसूस कर लेता है। ये कैसे आता है? तो ये जो मतलब हमारी जो अपनी जनजातीय व्यवस्था या आदिवासियों की जो अंदर में जो गुण है ना, ये चीज़ को झारखंड में विशेष करके अभी बरकरार रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जिस तरह से उनके विनम्रता का, उनके भाईचारा का, प्रेम का दुरुपयोग हो रहा है ना, वो लोग भी धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ करके, या तो उनका मजबूरी हो या कुछ भी हो, उससे थोड़ा भटक जा रहे हैं। जो कि इंसान के लिए अगर ये तीनों गुण इंसान पे रहे तो कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा, लूट खसोट होने की चांस बहुत कम हो जाती है। ये चीज़ है। और दूसरी बात, गांव की पारंपरिक व्यवस्था की बात बोले तो अगर किसी भी मामले में कुछ भी बात हो रहा है, या तो शादी ब्याह की बात बोले, या तो किसी चीज़ में निर्णय लेने की बात बोले, या तो गांव में कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी मामला तो ये होते रहता है। तो उस समय में जो गांव के लोग एक साथ बैठ करके जो निर्णय लेते हैं, और जो स्वर समिति से एकदम मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, एकदम निष्पक्ष तरीके से जो निर्णय देते हैं ना, ये एक सबसे बड़ी खूबी है। हालांकि अभी है नहीं मालूम हमें, कुछ दिन से मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो अपने आंखों से देखा है पूर्वजों को ये चीज़ करते हुए, मैं उस बात को मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात रहा कि गांव में एक अभी परंपरा है कि कोई भी नया इंसान गांव में घुस जाता है, तो घुसता है तो सबसे पहले लोग बिना परिचय जाने, आपको जानता भी नहीं है लोग, लेकिन सबसे पहले बुलाएगा, आपको पानी देगा, घर में बिठाएगा, पानी देगा, पानी देने के बाद में पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या काम है, तब परिचित होता है। तो ये जो परंपरा है ना, शहर में ठीक विपरीत है। आपको सबसे पहले पूछेगा कि क्यों आए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब हर कोई जो है शक की निगाहों से देखता है। हाँ। तो ये क्रिएशन जो शक की निगाहें वाला, ये चीज़ कहाँ से क्रिएट हुआ? ये आधुनिकता का देन है, तथाकथित आधुनिकता का देन है। तो इस चीज़ को अगर आपको एक आदिवासी को बचाइएगा या आदिवासी परंपरा को बचाइएगा, तो आपको ये चीज़ तो मानवता बचा रहेगा। तो ये चीज़ है। तो मैंने इस अंतर को मैं जब यहाँ मैं देखता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, तो आप अगर यहाँ दिल्ली जैसे शहर में, तो अगर आप माइंड से शार्प नहीं है, आप थोड़ा सा भी कमजोरी आपका दिखा, तो आपका कमजोरी का लोग फायदा उठा लेता है। मैं उसको थोड़ा बेहतर तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली में है और धूर्त नहीं है, चालाक नहीं है, ठीक है, जालसाज नहीं है, तो आपका फायदा उठा लेगा लोग। बिल्कुल, अब मैं समझ गया। अब आप ये बताइए कि आपके समाज में कुछ ऐसा है जिससे आप बदलना चाहते हैं? एक चीज़ तो है कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2-4 बातें को मैं पकड़ूंगा। जो कि गांव में ना, मतलब एजुकेशन का जो स्तर है ना, जिस तरीके से गिरा है, लोगों में स्कूल जाने की जो इच्छा शक्ति जो कम हो गई है। या तो पहले तो डांट टपट के भी लोग भेजते थे कि स्कूल तुमको जाना है, लेकिन अब कैसा समय हो गया कि बच्चों को डांट टपट के आप भेज नहीं सकते हैं। मतलब जो बच्चों के ऊपर में जो डर था ना, अब बिल्कुल नहीं है। और उस बात को मैं इसलिए मतलब पकड़ते हुए ले रहा हूँ, अगर किसी समाज को बनाना है या बिगाड़ना है, तो आप बचपन से ही बच्चे को बिगाड़ना शुरू कर दीजिए या बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वे ही हमारे देश के क्या बोलते हैं, भविष्य हैं। तो ये कि मतलब जो संस्कार है ना, जो गांव में पहले से था, मेल प्रेम भाव और बच्चों के स्कूल लेके जाना, और जो सामूहिकता, अब गांव में पहले होता था कि किसी एक का समस्या होता है तो लोग एक साथ मिल करके उसकी समस्या को उसका निदान करते थे और उसको हेल्प करते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। तुम्हारा परिवार में है, तुम क्या हो रहे हो नहीं हो रहा हम नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी पारंपरिक जो सामूहिकता जो थी, वो अब धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो रही है, और उसको बचा के रखना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। जो भी सामूहिकता खत्म होने का जो कारण है वो अलग विषय है, लेकिन जो ख़त्म हो रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको हम कैसे बचा पाएँ, ये चीज़ है। तो ये चीज़ है
दूसरी बात कि गांव में जो अभी जिसको बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे रोड, पानी, बिजली और पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था गांव में जो होना चाहिए, वो चीज़ बहुत सारी गाँवों में भी पहुंचा भी नहीं है, जो कि लोग उससे वंचित हैं। और कहीं ना कहीं उस चीज़ से जब वंचित हो जाता है तो जिसको प्रिविलेज मिला है, जिसको नहीं मिला है, तो जिसको प्रिविलेज मिला है वो आगे बढ़ जाता है, जिसको प्रिविलेज नहीं मिला है वो पीछे छूट जाता है। तो हम देश की उन्नति की बात करते हैं या तो झारखंड की उन्नति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। और बेसिकली मैं तो मतलब आपके चैनल से मैं झारखंड सरकार को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप वहाँ के प्राइमरी एजुकेशन को आप ठीक कीजिए। आप कितना भी लोगों को आप फैसिलिटी दीजिएगा, लेकिन आपके जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षक हो या तो कोई भी हो, अगर उसका विजन नहीं है तो झारखंड कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब वो एक शिक्षक जब बनता है तो उसको विजन के साथ बनना चाहिए। अगर ठीक है, अगर विजन के साथ अगर बन भी गया है और कर भी काम रहा है तो बदल क्यों नहीं रहा है झारखंड? ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, जब पारंपरिक जो अपनी मातृभाषा में जो पढ़ाई होता था, उस चीज़ को मैं कहता हूँ कि सरकार के हाथ में देने से अच्छा कि अभी जो ग्राम सभा को दिया जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो ग्राम सभा कहीं ना कहीं अपने अंडर में लेकर के वो अपनी मतलब अपनी संस्कृति भाषा को भी सुरक्षित रखेगी, उसकी भाव को भी सुरक्षित रखेगी, आपका एजुकेशन भी प्रिजर्व रहेगा। और जो हम लोग जैसे इनोवेटिव शिक्षा जो बोलते हैं, जिसको क्रिएटिव जो बोलते हैं, वो चीज़ भी बरकरार रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आदिवासी समाज पहले से डेवलप था। अब वो लोग बोलता है कि आदिवासी समाज को डेवलप करना है। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम डेवलप सोसाइटी को तुम डेवलप करने के लिए क्यों सोचते हो? सही बात। वो दस्तावेजीकरण मेरा नहीं हुआ, वो अलग चीज़ है। तुम बाहर से दस्तावेजीकरण कर रहे हो, दस्तावेजीकरण करने के बाद में बोलते हो कि ये सही है। मतलब आपको बिना समझे अपना कानून बतिया के जो है आपको परेशान करना है। समझ गए। तो ये चीज़ है। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस बातचीत के दौरान क्या सीखे, क्या समझे और इस बातचीत से आपको क्या समझ में आया, ये आप अपने कमेंट में, ये आप हमारे चैनल के कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सभी को जोहार।